हालात में भी आपके इलाके के एक एक मसले को हमने अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली के दर दीवार तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके गवाह आप सब हैं। और ये पहला मौका होगा कि इतने तफसील के साथ इस इलाके के मसाइल को हमने असेंबली में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, परसों में पढ़ने से आया, परसों ही फिर खाद की मीटिंग थी। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इलाके में यूरिया और पोटास की उपलब्धि अब भी 50%। मैंने ये कहा डीएम साहब से कि भाई एक तो ये है कि उर्वरक निगरानी समिति की बैठक लगातार होनी चाहिए और आपके ऑफिसर चूंकि हम लोग हिसाब लेते हैं तो खबर देने में कतराते हैं। और हमारा इलाका चूंकि सैलाब का इलाका है, इसलिए पूर्णिया के दूसरे इलाकों से रबी की फसल में हमारा यूरिया की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, फर्टिलाइजर की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एक सिलसिला हमारे कर रहा है और आप अब भी नहीं जानते तकनीकी एतबार से बहुत सारे नौजवान हमारे कि पूर्णिया जिला में आपकी हैसियत क्या है। देखिए, पूर्णिया जिला 14 प्रखंडों पर मुश्तमिल है और 10 प्रखंड जो इसके हैं, पूर्णिया से पश्चिम के इलाके, वो सैलाब से महफूज इलाके हैं। और एक बात मैं और बता दूं आपके इल्म में कि जो डोब नदी आप सुनते हैं, जो सोलापुर के इलाके से निकलती है बंगाल के सरहद से, और परमान नदी जो अमोर में बहती है, वो निकलती है सुपौल के करीब से। तकरीबन 100-150 किलोमीटर के अंदर में जितनी नदियां बहती हैं, बदकिस्मती से वो सारी नदियां अमोर के बेलगच्छी के पास 10 किलोमीटर में फैला है। 150 किलोमीटर की चौड़ाई की सारी नदियां, उसमें डोक है, उसमें मानंदा है, मेची है, बकरा है, नूना है, मुदतवा है, बहुत सारी मशहूर नदियां हैं। जो सारी नदियों में मिलकर आकर अमोर में सिर्फ 10 किलोमीटर में आप बेलगच्छी में खड़े हो जाइए। वो आप परमान नदी पर खड़े हैं, आप वहां से 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर पर खड़ी है और वहां से 5 किलोमीटर पर आपका सिरसी है। तो ये गया 10 किलोमीटर में। आप ये बताइए, नेपाल का पानी, 150 किलोमीटर में सैलाब का पानी और तमाम तरह नदियों का जमा पानी, तो इस इलाके से ज्यादा तबाही गई। मैंने इसको तफसील से रखा है और गवाहों के नदी के किनारे के लोग के जहां कभी जेई यानी जूनियर इंजीनियर नहीं पहुंचता था, वहाँ एग्जीक्यूटिव पहुंचा, जो जिले का सबसे बड़ा इंजीनियर होता है, जो 4 जिलों का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, वो पहुंचा। और हमने जब असेंबली में सवाल उठाया तो चीफ मिनिस्टर को कह करके अलग कमेटी बनवाई और चीफ इंजीनियर जो स्टेट लेवल का इंजीनियर होता है उसमें से एक, वो आकर पिछले दिनों में दौरा कर। यह पहला मौका है कि इंजीनियरों के आला वज़ीरदार ने आपके इलाके का दौरा किया। मेरी लड़ाई इस इलाके में आबादी के एतबार से हॉस्पिटल की है, डॉक्टरों की है, स्कूल के टीचरों की है। फफनिया हाई स्कूल में +2 की पढ़ाई को इलाका बैकवर्ड इलाका है। +2 की पढ़ाई स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मार्च से वहाँ पर +2 का एडमिशन का मकान बन रहा है। अभी भी अमोर में हेडक्वार्टर है, बदनसीबी कितनी है कि हेडक्वार्टर के हाई स्कूल में +2 की पढ़ाई नहीं। अभी वहाँ का भी काम आगे बढ़ाया है। मेरी बुनियादी कोशिश ये है कि हमारे लोग तालीम याफ्ता हो। और एक बात मैं कह दूंगा कि इंसान की जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, एक ही मुतालिबा और दूसरा है फरीदा। माँ पेट में परवरिश करेगी, बच्चे का हक है। माँ दूध पिलाएगी, बच्चे का हक है। उसका पखाना साफ करेगी, माँ का हक है। लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाए तो बेटे का क्या फरीदा है, उसमें से 90% को मैं याद है। आप अगर हम मदरसे की आंगनबाड़ी, अभी मैंने एक लड़ाई शुरू की है कि कुरान में मौलाना है यहाँ पर और ये इलाका उलमा का इलाका है। कुरान में डंडी मारने वालों को कहा कि तबाही है डंडी मारने वाले, और डंडी मारना बहुत बड़ा जुर्म है। और अभी 5 किलो में 4.5 किलो अनाज दिया जा रहा है। किनको दिया? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए। 100 में 30 आदमी खुशहाल हो सकता है, 70 उसका गरीब है, उसमें बेवाएं हैं, उसमें यतीम है।
उसमें मुफलिस है, उसमें साइल है, फकरा है, उनको दिया जा रहा है। और ये बदमाश ऑफिसर लोग, ये रिश्वतखोर लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक पंचायत से हर महीने में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का शोषण हो रहा है। और करेगा ये काम मुखिया जी का, ये काम समिति साहब का, ये काम वार्ड मेंबर का, हर काम बाली बनाने का काम सोनार का है। आप कहिएगा कि नहीं वो तो कमाट हो तो बड़ा बड़ा फल्ली और लोहा को काट बाली को बना दे, तो हर का काम तकसीम किया हुआ है। हम डरते हैं कि हम टोकेंगे तो मेरा वोट खराब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका खादिम इस बात से नहीं डरता है कि हम टोकेंगे तो वोट खराब हो जाएगा, बल्कि इस बात से डरता है कि अगर नहीं टोकेंगे तो मेरी आखिरत खराब हो जाएगी। मैं 70 बार हाथ सकता हूँ। मेरे जीतने के बाद मैंने दारोगा को कहा कि देखो भाई, 3 बातें सुन लो। नंबर 1 के पीस मेंटेन करो। नंबर 2 कि लोग झगड़ा करके आते हैं तो फौरन एफआईआर मत करो, सुलह सफाई का मौका दो। नंबर 3 मेरे नाम पर कोई चंदा मांगे तो मुंह पर थूक दो और मुझको फोन करो। मेरे पास बहुत सारे चंदा के लिए कल ये साफ मत तो दुआ के आंदोलन से मेरे 50 सिगरेट पर मुआवजा से मैंने के तरफ से का भी पैसा बढ़ा दूं हर महीने में, तो मैं अपने इलाके के मजदूरों को नहीं दे सकता चंदा। आप मजबूर मत कीजिए। मैं ब्लॉक से कलेक्शन वीडियो से नहीं ले रहा हूँ, मैं थाना से कलेक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं सीओ से कलेक्शन नहीं ले रहा हूँ। जिन बेईमानों ने इन लोगों से कलेक्शन लिया है वही बेईमान पैसे को बांट रहे हैं। मैं इस तरह बांट नहीं सकता। आगे बसा तो वोट दीजिएगा। आज सारी चीजें हमारी मस्जिदों की तामीर की रिश्वत पर नहीं जी सकते। आप उठना पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेगी। हाँ, मुझे कारवा का अमीर बनाया है, मैं आवाज दे रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे आवाज दीजिए। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। स्कूल के टीचर की तनख्वाह हक है, लेकिन पढ़ाना उनका फरीजा है। आपके बच्चे की तालीम यह हक है, लेकिन स्कूल में टीचर की रखवाली आपका फरीजा है। और हमारी सोसाइटी के लोग टोकने के लिए तैयार है। आंगनबाड़ी सोफी सागर को सेविका और हाजी सागर को सही बस्ती कलवा भदवा टोका हिम्मत नहीं आ गांव दीनदार लोगों के यह काम चालीने तला। ऐसा नहीं होगा। बुराइयों को रोकना सबके जिम्मे है। और अगर मैं साथ में दूं उस काम में, नेक काम में, तब मुझे कीजिए, मेरा गिरफ्तार करिए। आपने तो कहा था कि गलत का साथ नहीं दूंगा, सही का साथ दूंगा, इस पर क्यों नहीं उठते? लेकिन मेरा अब तक का 13 महीने का तजुर्बा है कि मैंने कई जगह डांटा तो कई अच्छे लोग पैरवी करने लगे। ठीक से पर से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे है तो बिगड़ के भी नेता बात कह दूं कि डंडी मार के हम नहीं देंगे, 1 टका 2 टका भाई से मांग के ले लो। लेकिन यहां से लेकर एसडीओ तक, एमओ तक, बल्कि यहाँ का एसडीओ जो अनुशासन की बैठक में मुझे याद दिलाया, उसकी बेईमानी के नतीजे में सारा रिश्वतखोरी हो रही है और उस बर्दाश्त की खराबी हो रही है। और अगर एसडीओ चाहेगा तो रुक जाएगा, लेकिन हर महीने का कलेक्शन यहाँ के एसडीओ को मिलता है। अब एसडीओ न जाने किसको उसको दे रहा है, इस बात को देखने की जरूरत है। आपके लोगों का हक छीन रहा है लोग, आप जानते हैं मैं चोरों का, शराबियों का घोट विरोधी रहा हूं। और लड़कपन के जमाने में हम लोगों ने डाकू को लटका कर पीटे हैं। क्रांति की तहरीक मेरे पड़ोसी है, बहुत सारे उसे मालूम कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सच्चाई के खिलाफ, याद होगा मौलाना आप लोगों को, अल्लामा इकबाल ने कहा सतीजा कार रहा है आजम से ताइमरोज चिराग सफीर से शरर। जहां भी हक सदाकत का चिराग रोशन होगा, अबू लहब की शरारत उठेगी। अबू लहब की हिजरत के कुछ लोग, जो चोर खौफजदा था, जो डाकू खौफजदा था, जो शराबी खौफजदा था, उसको आकर उसके जन्म में पानी डाल रहा है। अरे आज तो नहीं मरा तो क्या कर लेगा, हम तुम्हारे साथ, तुम मेरा करना। अभी आप जानते हैं एक डीलर के पास 304 आदमी का कार्ड है। एक डीलर हर दिन मेरे खिलाफ 10 आदमी को पढ़ाए।
ये 300 आदमी जिसके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, वो कहीं अगर बोलने के लिए तैयार नहीं होगा तो हक आगे नहीं बढ़ेगा। 500 बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, मैं एक टीचर को डालूंगा तो टीचर चौक पर यहाँ पर दूसरा नहीं समझे स्टाफ करने वालों हमारा नहीं है, हमारा पढ़ाई करने वाला दिया। नतीजा ये होगा वो गुमराह करेगा। ये 300-400 बच्चे का बात नहीं हो पाएगा। आंगनबाड़ी में वो सेगा साही का आंगनबाड़ी का कंसेप्ट जानते क्या है? आंगनबाड़ी का कंसेप्ट ये है कि सर्वे किया गया, वो ये है कि किसी इलाके की गुर्बत, पसमानदगी की नाखानी की वजह क्या है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक ये भी है कि ऐसे इलाके जहाँ चर्चा को दौरान हमल अच्छी गदा नहीं मिल पाती है और बच्चे को बचपन में अच्छी गदा नहीं मिल पाती है, उस बच्चे की ज़हनी और फिक्री नशोनुमा कम होती है। इसलिए इस फिक्र के तहत कि हामला औरत को खुराक दी जाए, मूंग की दाल दी जाए, विटामिन की खुराक दी जाए, और जब बच्चा बचपन में हो तो उसको विटामिन की खुराक दी जाए ताकि वो बच्चा ज़हनी नशोनुमा हो पाए। कितना बड़ा काम है। लेकिन हम लोग क्या समझ रहे हैं, फालतू काम से सरकारी स्कीम से और जो पाया वही लूट रहा है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात है, कोई माई का लाल है, तकरीबन मेरी सामाजिक जिंदगी 40 साल हुई और 20 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में। कोई एक माई का लाल है कह दे कि किसी मदरसे में गलत बहाली पर अखबार के साथ है, और हजारों ऐसे मामला थे जहां मैं सही लोगों को बाहर होने के लिए 30,000 रुपए कमेटी का लौटाया ऑफिस से। ये तो कमेटी झगड़ा नहीं है, क्यों सोच दो? आज भी कई कमेटी के झगड़े चल रहे हैं। मैं इन लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाई कमेटी का झगड़ा है, मुनासिब समझो तो मुझे भी बुला लो, गांव के लोगों को बुला लेते हैं, खुदा के वास्ते हल कर लो। लेकिन होता ये है कि कमेटी के लोगों की आदत गीत की तरह हुई, गीत तो अब नहीं है तो से बच्चा नहीं देख पा रहा होगा। आप देश के लोग देखे हुए हैं, जब कहीं बैल नहीं मर रहा तो झुमड़ा के सीमन के गाछ में मुर्दा पड़ा है। आज जाकर बैल मरा, अब गीत के पंख में ताकत देखिए, उसकी आंखों में ताकत देखिए। जब तक मदरसे में टीचर है, कोई सीक्रेट सदर नहीं, सब मर गया है। आज जहाँ तो जहाँ की बहाली की नौबत आई तो बस बैल के मुर्दे गोश्त को खाने के लिए, और नतीजा ये है कि रिश्वत की बहाली नहीं होती। और कौन है ये लोग? मैं समझता हूँ कि डाकुओं से बड़े जालिम हैं ये लोग। अगर एक नाअहल टीचर को बहाल कर दिया तो हमारी नस्लों को सबसे जाहिर और इसके लिए तकलीफ उठना पड़ेगा। आप जल्द से जल्द तकलीफ कीजिए, मैं कलम चलाकर रोकता हूँ, कदम से कदम मिलाने इंशाअल्लाह। लेकिन कहिएगा कि डॉक्टर साहब का दवा लिखा है नहीं तो मरीज का अच्छा नहीं। दुनिया की तारीख रही है कि कौमों ने अगर अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहा है तो वक्त का मसीहा भी तब्दील नहीं कर पाया। इसलिए अल्लाह ने आखिरी पैगाम में कह दिया है कि जब तक कोई कौम आमादा नहीं होगी मैं उसकी हालत नहीं करूंगा। तुमको तब्दील करने वाले आएंगे, लेकिन अगर तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हारी मुकद्दमा तब्दीली नहीं आएगी। मैं कदम कदम पर आपको कहता हूँ कि मैं तब्दीली का नंबरदार बनकर आया हूँ और आप भी कदम कदम पर साथ दीजिए। इंशाअल्लाह जुल्म के खिलाफ इंसाफ का सूरज उगेगा और दुनिया की कोई बात नहीं होगी। ये काम उठना पड़ेगा। अभी चंद दिनों में देखा है वही लौट रहा, वही हजार लोग लाखों रुपए का शोषण हो रहा। हर चंद के अभी हमने बहुत कुछ किया। आपने वहां पर जनवरी फरवरी में भी कीचड़ खींचा होगा, लेकिन सावन के महीने में अपनी बार आपकी दूसरे को पानी नहीं लगा। और यही नहीं, बट्टी वसूली में हमने रोक लगाया। कुछ लोगों ने अभी जाकर उठता करके जबरदस्ती बंदोबस्त कर दिया। मैंने कहा तुम मत लो बंदोबस्त, मैं पीठ पर खड़ा हूं। हाँ, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ना नहीं चाहते हैं तो माता गुस्सा कर लिया, मैं उससे मुत्तफिक नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, जहाँ 3,000 लोगों से वसूली हो रही थी, आज 500 से 600 लोगों से वसूली हो रही है। 2400 लोगों को पट्टी से हमने महफूज करा दिया। इस 500 में किसी को 5 जगह लगेगा तो 25 जगह बोलेगा। वो 2400 जो बच गया वो 2400 नहीं बोल पा रहा है, तो आदमी कैसे काम करेगा? बोलना पड़ेगा, आवाज लगानी पड़ेगी। हक की ताकत ही है कि सिर्फ हक की ताकत इतनी है कि रात अंधेरी हो, खौफनाक मंजर हो और चोर घर के करीब से गुजर रहा हो, ये लकवा जरा बूढ़ा भी अगर खांसता है तो चोर हथियार मदरसा बदल देता है। ये सच्चाई बता।
इसलिए आवाज मिलाई, आवाज लगाई। हमने कोशिश की है। मैं 2016 से सैलाब का दौरा कर रहा, याद होगा बहुत सारे लोग, मैंने पर्चे तस्लीम किए थे, 39,000 पर्चे तस्लीम किए हमने कि आप दानिया मामूली के अनुसार बकरी डूब कर मर गई तो 3,000, गाय डूब कर मर गई तो 30,000, झोपड़ी दह गई तो आपको 91,000 95,000 रुपया मिलेगा। लोग बोलने लगा रहे हैं नेतागिरी नहीं गया, इधर बोलो इधर क्यों है कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी रोक कर रहा रुका पैसा खिचड़ी भी बंटवाया। हमारे लोग कर्मचारी को तो घुसा भी लग रहा है, मैंने कहा ऐसे मत करो, अभी आपदा का वक्त है और वहां पर बसे हुए का उपाय नहीं था। अभी आपको पता होगा मिर्जापुरी पैसा अर्जुन मिटा के 64 लोगों को अभी जमीन दिलवाने का था। और ये कौन सी, और आपके कल के नुमाइंदे 2015 का फैसला है, कहा गया कल तक कुछ लोग एमएलए थे, आपके खरीद पूछने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिमांड का रिश्ता रहा है, पर इसके बड़े दायरे में काम करने का आदी हूँ। अलीगढ़ की तहरीक के जमाने में क्या हो रहा है आपको याद होगा, तस्लीमुद्दीन साहब के साथ रहा तो अपने इलाके की मदद को वकालत किया और उस इलाके से मेरा दौरा उस वक्त रहा है, हार भी गया तो इस इलाके से दौरा रहा। लेकिन अभी अमोर वैसा के लोग, आप बड़े मुबारक के मुस्तहिक हैं, आपने सिर्फ एमएलए नहीं चुना, बिहार की तारीख में एक बात को रखा किया है, वो ये किया है कि बिहार की वो अक़लियत की आबादी जिसके टिकट के लिए जाकर चौखट पर तलवे चाटने पड़ते थे राजद के, कांग्रेस के, जदयू के, आज इन खेमों में बीजेपी तो दुश्मन है ही गाजियाबाद, इन खेमों में भी बेचैनी है कि मुसलमानों का वोट तो लेते थे, इनका काम नहीं करते, उनका नेता नहीं बोल पाता था। लेकिन आस्तर-उल-ईमान ने मेहनत करके एक नया दरवाजा खोल दिया है। अब अगर आप टिकट नहीं देंगे तो एमआईएम खड़ी है, एमआईएम सिर्फ एमएलए नहीं जीता है बल्कि आपने क़यादत की। और लोग पूछते हैं कि क़यादत के मानी क्या है, आप तो एमएलए हैं, मिनिस्टर और सरकार तो नहीं बन पाए। मैंने कहा सुनो, क़यादत के माने तुमको गुलामों को जल्दी पता नहीं चलता, गुलामों के बच्चों को गुलामी में मजा आता है। मियाँ साहब दो जूता मार दे तो वो जगह हच्चा का जूता मार चिनो वो जुदा करके भी मामला ये मैंने कहा क़यादत का मतलब है कि जिस्म भी अपना ज़बान भी, और गुलामी का मतलब है जिस्म अपना ज़बान अपने आपका। आज दूसरी पार्टियों में वो गुलाम है, जिस्म आपका है, जिस्म आपने ताकत दी है, वोट आपका है, लेकिन ज़बान आपकी नहीं बोलता है, ज़बान अपने आका की बोलता है। और आज एमआईएम में वोट आपका, जिस्म आपका, ज़बान भी आपकी है, कोई माई का लाल एमआईएम की ज़बान तब्दील नहीं कर सकता है। यही फर्क है, इस फर्क को महसूस करना पड़ेगा, इस इस फर्क को महसूस करना पड़ेगा। इस फर्क को महसूस नहीं करने के लिए हमारा बड़ा नुकसान हुआ। अभी कुछ लोगों को एजेंसी मिली हुई है, इस बात की एजेंसी मिली हुई है, एक कोका कोला की नहीं, ये मिल्क की नहीं, घर घर पहुंचाने की, घर घर नफरत के पैगाम को मसीहाई का लेबल लगा कर। और क्या है, कभी आजम खान ने कहा था कि फासिस्ट ताकतों को वोट देना तबक लगे हुए मैले का इस्तेमाल करना। ये जुमला बोला था उसी दफा मैदान में कि फासिस्ट लोगों को वोट देना तबक लगे हुए मैला को। तबक तो हम ये लगाते खीर फिरनी में ना, अगर मैले में कोई तबक लगाते तो क्या खीर फिरनी हो जाएगी? वो बीजेपी, वो फासिस्ट कुव्वत जिसने हमारी मस्जिद तोड़ी, हमारी शरीयत को पामाल करने का काम किया, हमारी माँ बहन की आबरू लूटी, उसके साथ बैठे हुए लोग जानते हैं कि काफिर को सजा मिलेगी क़यामत के मैदान में और मुनाफिक को भी, लेकिन जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में मुनाफिकीन होंगे। आज सियासी मुनाफिकीन जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, लेकिन वो दूसरी पार्टियों का नाम लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं। ये कौन लोग पहचानिए? मेरा अकेले का कुछ नहीं जाता, लड़ाई जमात की होनी चाहिए। और क्या है, एजेंसी मिली है कि बिहार जिस खित्ते में जहां वोट डरा कर धमका कर लेते रहे, आज वहां से हक और हुकूक की आवाज उठ रही है। अगर बिहार में क़यादत खड़ी हो गई तो केरल के मुसलमानों ने जिस तरह अपना हिस्सा लिया है, जिस तरह तेलंगाना के लोगों ने अपना हिस्सा लिया है, बिहार में वो ताकत खड़ी हो जाएगी। इसको रोको। और आज यही वजह है कि आज आस्तर-उल-ईमान को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें मुझे कह रहे लोग
आप एमएलए बन के सबको फोन नहीं कर पाते। मैं कह रहा हूं देखो मैं हार का तो देख लूंगा और जीत का भी मेरा काम आवाम की इसी तरह। एक ब्याहता बेटी जिसके पास बच्चे हो, ससुराल की जिम्मेदारी, तो वो मैं की खबर कम ले पाए। आइए बेवा हो गई हो तो जहां भी मैयत हो तो दुपट्टा डाली दौड़े, जहां भी शादी हो दौड़े, उसको तो गपशप से फुर्सत नहीं मिलेगी। तो बेवा में और शादीशुदा में फर्क महसूस करना पड़ेगा। और कुछ लोग सियासी बेवगी का दौर गुजर रहे हैं तो वो हर जगह हाजिर हो जाते हैं। आपको ईमान हर जगह हाजिर नहीं हो सकता है। आपको ईमान आपके असेंबली में हाजिर होगा, आपकी आवाज उठाएगा, डीएम के यहाँ मीटिंग में जाएगा, वीडियो के यहाँ मीटिंग में जाएगा, उसकी आवाज उठाने का काम करेगा। और इन चीजों को अगर महसूस आप नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? मिल्लत का नुकसान होगा। इस वक्त पूरे इलाके में आप देखेंगे कि बड़ी तवानाई के साथ एमआईएम, आज मैं आपको बताऊं, अभी 2 वाकया मैं बता रहा हूं। एक लड़की निगार नाम की है और कहाँ की है? वो वैशाली की, और उसको कुचलकर जलाकर मारा जाता है। सिसकती हुई पीएमसीएच में पटने में दम तोड़ती है और कोई एक नुमाइंदा जो मुसलमानों की मसीहाई का दावा करता है वो उसको देखने तक नहीं आता। और एमआईएम के 5 विधायक उसके घर पर जाते हैं, उसकी मां का आंसू पोंछते हैं, जालिमों के गिरफ्तारी की दबाव डालते हैं एसपी पर, और असेंबली में जाकर आवाज उठाता है और कोई दूसरी पार्टी नहीं उठा सकती है। मैं जबानी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, अमोर वैसा के भाइयों आपने एहसान दिया है, असेंबली का रिकॉर्ड देखिए। एक औरत 35 साल जवान औरत, स्कूल की टीचर, झगड़ा हुआ कल और आज सुबह किसी ने गोली चलाई, इंतकाल हो गया, वो सब जिसका झगड़ा हुआ था, और इल्जाम ठोक दिया इस औरत के घर वालों पर। और नतीजा क्या हुआ कि सुबह 8 बजे इसका घर जलाया गया, गाड़ियां जलाई गई, घर के असबाब लूटे गए, और 35 साल सनोवर जो टीचर थी उसको नंगा करके पानी में डुबाया गया, उठाया गया, उसको ज़दोकोब किया गया शर्मनाक तौर पर, और उसको मार डाला गया। और उस इलाके का नुमाइंदा क्या, बिहार का कोई भी अकलियतों के दम बढ़ने वाली पार्टी का नुमाइंदा वहां नहीं जा सका। जब मैं वहां सारो एमएलए को लेकर जाने के लिए कोशिश किया तो बड़े बड़े नेताओं ने फोन किया, साहब मत जाइए वहां, मत जाइए वहां, हालात अच्छे नहीं, खबर होगी, आप मत जाइए वहां, हालात अच्छे नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नतीजा हुआ कि मैं गया, जिस हिंदू भाई का जुल्म हुआ था मैं उनकी व्यवस्था से भी मिला, उनकी तरफ से भी मदद की, और जो मुस्लिम टीचर जलाकर मारी गई, जिनको नंगा करके मारी गई, मैं उसके घर पर गया और हम सारे 5 एमएलए ने असेंबली में उसकी बात को रखा। अमोर वैसा के लोगों, आज सिर्फ अमोर वैसा की नहीं, आपकी दुआओं से बिहार के मजलूम आबादी के बड़े हिस्से की आवाज बनने का मौका मिला है। यह आपका सदका है, मेरी अपनी सलाहियत। इसलिए यकीन है, आज मोतिहारी में, मैं परसों आया हूं पटने से, मोतिहारी में ईदगाह तोड़नी थी 10 फीट और 70 फीट ईदगाह वाली सड़क अतिक्रमण के नाम पर, और नतीजा ये हुआ मोतिहारी के लोग दौड़ कर अब्दुल इमान के पास आता है, और अब्दुल इमान उसकी बात वजीर अक़लियती उमूर से कराता है, माइनॉरिटी कमीशन से कराता है, वह बोर्ड से कराता है। हाजीपुर में औरत 2 दिन से हाथ तोड़कर हॉस्पिटल में है, एफआईआर नहीं होता है, हाजीपुर का मजलूम अब्दुल इमान के पास आता है। ये ताकत किसकी है? ये ताकत अमोर वैसा के लोगों आपने हमको दिया है। ये मेरे बाप की ताकत नहीं है, आपकी इनायत है। आपको जरा धीरे चलना पड़ेगा, काम इंशाअल्लाह होगा। और मैं भीख मांगने का आदी नहीं हूँ, मैं कसकोल फैलाऊं, दामन फैलाऊं, मैं तो ये कहता हूँ लड़ोगे तो हक मिलेगा, मांगोगे तो भीख मिलेगी। मांगते तो रहे हो 75 साल तक, क्या मिल सका? लोग कहते थे ये जीत कर क्या करेगा, तो मैंने उसी को कहा की थी कि बहुत सारे लोग जीत के क्या क्या कर लिए हैं। तो जब बहुत सारे लोग जीत के क्या क्या नहीं है, एक को जिता कर देखो, इंशाअल्लाह आपका हाथ अदा करने की कोशिश करेंगे। आज उस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है। सीमांचल के इस इलाके की स्पेशल पैकेज की हमने लड़ाई चल रही है, नदियों पर बांध की लड़ाई चल रही है, हॉस्पिटल की लड़ाई चल रही है, बिजली के तकरीबन 400 किलोमीटर नई स्कीम सैंक्शन कराने में अभी हम लोग को कामयाबी हुई है।
हम लोगों को दिसंबर तक वादा किया गया था, अभी मिले हैं तो बोला कि फंड का अभाव है, मार्च से पहले पहले वो सेंक्शन होकर आ जाएगा। हम समझते हैं कि उस काम होगा। आपसे हम गुजारिश करेंगे कि काम करने का वक्त है, 4 साल 4.5 साल तक आप रवानी के साथ मेरे अच्छे काम में साथ दीजिए और दुश्मनों को पहचानिए। जो लोग हमारे समाज में इंतशार फैला रहे हैं, दूसरों की दलाली कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फलाना नेता बोलने की कहा कुछ करिए साहब है ना, एमएलए बने लोग की कहा कारो मतलब चादर चला लो, जला एमएलए जला मुखिया एमएलए की मुखिया सब बने थे। वो मैंने के लेगा बोले फलाना, मैंने कितनी गैरत में इज्जत दिया। जरा याद करो तो गुजरात के मासूमों के खून किसके पंजे में लगे हैं? तुम्हारी टूटी मस्जिद की धूल किन के चादर पर पड़ी है? और ऐसी जालिम ताकतें आकर अगर तुम्हारे कंधे में साल लग दे तो तुमको कहो कि इज्जत ही हमको, शायद अपने जमीन का तरफ सौदा करो। एक इंसान शराबी भी होगा, अगर कहीं उसकी बहन की इज्जत टूटी है, वो इज्जत का लुटेरा उसको सोने की चादर भी पहनाएगा तो पहनने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम अपने जमीन का फैसला करो तो तुम्हारा जमीन क्या होगा? तुम कहते हो इज्जत दिया हमको, इसका हमारी इज्जत है ही नहीं, इज्जत क्या दे रहा हूं? जरा सा पहचानिए, गैरत नाम है जिंदगानी का, गैरत नाम है जिंदगानी का। अगर माओ पर बहनों पर जुल्म हो और एक इंसान जुल्म को ठंडे इंसान बर्दाश्त करे तो मौत से बदतरीन वो जिंदगी है। अपने दोस्त को पहचानना पड़ेगा, अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। समाज में तब्दीली ठंडे ठंडे पे नहीं आती है। बच्चे के लिए माँ को दर्द सहना पड़ता है, आजादी के लिए गांधी को डंडे खाने पड़े और जुल्म की बस्ती में रहमत का पैगाम लाने वाले नबी को भी पत्थर खाने पड़े हैं। जो लोग सेहत पसंदी का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं वो गुलाम हो सकते हैं, वो कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। और जो तकलीफ मुसीबत और रंज को बर्दाश्त करते हैं, ऐसे लोगों के औलाद नेक साले और सरदार जन्म लिया करती है। फैसला हमको और आपको मिलकर करना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कारवां आपने बनाया है और जिसका मुझे खाली बनाया है उसमें जो पेशरफ हो, अच्छे काम लगे तो शाबाशी मत दीजिएगा, गलत काम करें तो जरूर रोकिएगा। लेकिन हाँ, बगैर टोके हुए चौपड़ चौराहों में सिर्फ बयानबाजी से अपने कारवां की ताकत को कमजोर मत कीजिए। आप लोगों ने बड़ा वक्त दिया, हम आप लोगों के बड़े ममनून मशहूर हैं कि आपने हमें इज्जत भी दी, आपके काम पाँव का कांटा उठाने का मौका मिला है। और भी कह देता हूँ, सरकार की बदमाशी है। मुखिया जी ने कहा उन्होंने दिखाया कब्रिस्तान के पास कब्र का मसला कितना जरूरी मसला है, कितना जरूरी मसला है। 3 बार उठाया हूँ, दिया हूँ डीएम को भी और सीएम को भी लेटर दिया। अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है, जबकि दोनों तरफ पुल बना हुआ है, दोनों तरफ सड़क बनी हुई है। अगर इस किस्म के पुलों के नाजायज पैसे 1 करोड़ का पुल काटते हैं, 1 करोड़ का पुल एलफ था किसी की सलाह, कोई नदी तो नहीं खेत में, लेकिन 3 करोड़ 80 लाख। अभी कार्रवाई करेंगे हम, मामला रुक जाए और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग बहुत बात उठाएंगे। पिछले दिनों आपने देख लिया कि जो मसले के पुल पर लोग सियासत कर रहे थे पंचायत की, हमने उसके काम को आगे बढ़ाया और अल्लाह ने शायद देखिए अल्लाह से कभी गलती बताती है। मैंने एक जुमला लिखा कि चिन्हित स्थान पर पुल का निर्माण सिद्ध कराया जाए, उसके लिए पहले की मिनिस्टर लेवल तक पुल निगम में गया, फाइल पड़ी हुई थी, 23 किसान बिलों में लिया, सब उलझा के रख दिया, कंपनी वगैरह करवा करके, तो उसमें एक नोट लिख दिया सिक्योरिटी ने कि चूंकि 23% बिलो है इससे ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा। पहले क्या मंत्री के पास मंत्री ने कहा विधायक जी हम तो सिक्योरिटी से कल बात किए, वो बोलता है कि 23% बिलो है, काम कैसे होगा, ठेकेदार छोड़ के भाग जाएगा। मैंने कहा मंत्री जी आप लोगों सिक्योरिटी सरकार आप है और सरकार ने निर्णय लिया है कि 100% भी कोई बिलो डालेगा तो उसको ठेका दिया जाएगा। आपकी बनाई पॉलिसी में आपका सिक्योरिटी उल्लंघन कर रहा है, सरकार आपकी सिक्योरिटी है। कहा कि नहीं मैं एक बार फिर देखूंगा और फिर मैं गया और जो काम आपका रुका हुआ था वो काम अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके आंखों के सामने में। कुछ दीवाने आए थे क्रिकेट के मैच में और कहा था कि केवड़ा पुलों पे मीटर 24 जनवरी तक का शिलान्यास करेगा। हमारे मसले से कुछ लोग एमएलए साहब ये भी फला आके ने बोलो तो मैं कहने लगा बात मजाक से भी बोलो तो मैंने कहा बाबू बेला का तुम मोटो है सोना बाल के यार दूध वाले नहीं है ना तो मुझे बात क्या है वो बेला की जगह दूध में ना वो आना नहीं करो। 24 जनवरी गुजर गया, अगर शर्म हो गैरत हो तो अपने कौल का मुहासरा करना चाहिए ऐसे बेज़मीर लोगों को जिनके हाथों में संगुनियाद रखनी थी, संगुनियाद रखी गई, जहां रखनी थी वहां रखी गई, यहाँ तक नहीं लोग वजीर आला तक गए और अल्लाह का शुक्र हुआ
के मुंह की खानी पड़ी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सच्चाई के साथ चलिए, दिक्कत होगी लेकिन फतह आपकी होगी। इसी उम्मीद, यकीन और एतमाद के साथ आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे रफीक हैं तनवीर ज़की मदनी साहब, मेरे अबू के रफीक हैं जनाब मौलाना तहमीद खिजर साहब, मैं इनकी आमद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों का एक बार भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।